नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं चुनावी चौसर, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले उपचुनाव की हर एक हलचल, दिन भर की गतिविधियां आप तक पहुंचाते हैं। शुरुआत मध्य प्रदेश से करेंगे। मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस पार्टी 2018 के फॉर्मूले पर ही काम कर रही है, आगे बढ़ रही। 28 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां चुनाव मध्य प्रदेश में, और यहां 28 अलग अलग वचन पत्र कांग्रेस ने बना लिए हैं, जिसमें कांग्रेस ने वायदों का पिटारा खोला है। बीजेपी ने पूछ लिया है कि पिछले बार 2018 के चुनावी वायदों का क्या हुआ। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस की कितनी तगड़ी तैयारी है। दरअसल कांग्रेस ने 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को जीतने के लिए 2018 के विधानसभा चुनाव की तर्ज पर वादों का पिटारा तैयार किया है। 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 28 अलग अलग मिनी वचन पत्र तैयार किए गए हैं। स्थानीय स्तर पर तैयार इन वचन पत्रों में कई लोक लुभावन वादे हैं। मसलन, कांग्रेस सत्ता में आती है तो कोरोना संक्रमण को राजकीय आपदा घोषित किया जाएगा। कोरोना से मौत होने पर मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। कोरोना से मौत होने पर पीड़ित परिवार को अनुग्रह राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गौधन सेवा योजना शुरू की जाएगी। गौशालाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली का भी वादा किया है। इसके अलावा कर्मचारियों को बकाया डीए और वेतन वृद्धि जारी करने से लेकर अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का वादा भी वचन पत्र में है। साथ ही फुटकर व्यापारियों को 50,000 तक बगैर ब्याज कर्ज देने की बात भी वचन पत्र में है। कांग्रेस ने वचन पत्र में कांग्रेस के 1.25 साल जनता खुशहाल और आपके सपने होंगे साकार, फिर बनेगी कमलनाथ सरकार जैसे स्लोगन भी दिए हैं। कमलनाथ जी का एक कंसेप्ट है कि जो भी कोरोना में जिनकी मौत होगी उनको अनुग्रह राशि दी जाएगी, परिवार से एक को संविदा नियुक्ति जाएगी, और उसके बाद मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त करेंगे, जिससे आर्थिक गतिविधियां चल सके। इन क्षेत्रों में इन जो लोग लड़ रहे हैं बीजेपी के, इन लोगों ने कोई काम नहीं किए, इसलिए फोकस ये रहेगा कि जो बात वहाँ कह दी जाएगी इन 3 सालों के अंदर उसको पूरा किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में खेती किसानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार समेत कई क्षेत्रों में वादों का सारांश भी पेश किया है। हालांकि बीजेपी को कांग्रेस का ये फॉर्मूला रास नहीं आ रहा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पहले 2018 के वचन पत्र के बारे में बताए कि उसमें किए गए कितने वादे पूरे हुए। देखिए, इस तरह की तमाम घोषणाएं, वादे पिछले चुनाव के समय भी कांग्रेस ने दिए थे, और अब कैसे भी सत्ता में आ जाएं, इसके लिए इस तरह के अब वादों की, वचन पत्रों की लगातार घोषणाएं होंगी। वो 28 का वचन पत्र करें, इसमें आपत्ति नहीं है, पर जो उनका पुराना वचन पत्र था उस वचन पत्र का क्या हुआ उसके बारे में वो सफेद श्वेत पत्र लाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। दरअसल 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस ने वचन पत्र तैयार किया था, जिसने मध्य प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस के सत्ता वापसी में अहम रोल निभाया था। अब उपचुनाव में भी कांग्रेस ने इसी फॉर्मूले पर सत्ता वापसी का ख्वाब सजाया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता इन पर कितनी मुहर लगाती है। कांग्रेस ने सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा दिया है। 28 सीटों पर 28 वचन पत्र तैयार किए हैं, और हर वचन पत्र में स्थानीय मुद्दों के अलावा प्रादेशिक मुद्दों का भी जिक्र है। और खासकर कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ये बड़ी घोषणा की है कि अगर कोरोना संक्रमित मरीज की मौत होती है तो अगर सरकार में कांग्रेस है तो उनको अनुग्रह राशि के साथ साथ उनके परिवार के किसी सदस्य को संविदा पर नियुक्ति मिलेगी। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे कई दिग्गज नेताओं के भविष्य को तय कर देंगे। बड़े नेताओं की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ दिग्विजय सिंह की प्रतिष्ठा भी अब की बार दांव पर है। सभी दिग्गज जीत के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, जीत चाहते हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार व्यापक पैमाने पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रही है तो कांग्रेस सत्ता वापसी का संघर्ष कर रही है।
उपचुनाव के नतीजे बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के सियासी कद का भी फैसला करेंगे। बीजेपी की सत्ता में वापसी कराने में अहम रोल निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। ये तय है कि ग्वालियर चंबल की 16 सीटों और अन्य 4 सीटों पर सिंधिया समर्थक ही मैदान में उतरेंगे। ऐसे में चुनाव परिणाम बताएंगे कि सिंधिया का ग्वालियर चंबल में कितना असर है। उनके समर्थकों की जीत ही बीजेपी में उनका भविष्य तय करेगी। सिंधिया के साथ ही सीएम शिवराज सिंह की साख और लोकप्रियता भी दांव पर है, क्योंकि वो बीजेपी का चेहरा भी हैं और मुख्यमंत्री भी। 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की असल परीक्षा के रूप में भी देखे जा रहे हैं। ये उपचुनाव दोनों के लिए प्रतिष्ठापूर्ण हो चुका है। कांग्रेस की हार जीत से ही इनके कद का आकलन तय होगा। ये चुनाव दोनों ही नेताओं की सांगठनिक कौशल की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल दोनों ही दलों के दिग्गज उपचुनाव वाली सभी 28 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसका फैसला 10 नवंबर को ही सामने आएगा। इस उपचुनाव में कई नेताओं के असर स्पष्ट तौर पर उजागर हो जाएंगे। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी कहाँ हैं, कैसे हैं, किस स्तर पर हैं, उन दोनों की खुटर पेंच। भारतीय जनता पार्टी में तो सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक चिंतन, संगठन और सरकार की सामूहिक ताकत काम कर रही है। आज प्रदेश के सबसे बड़े नेता माननीय कमलनाथ जी हैं, जिनके नेतृत्व में प्रदेश की 28 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मुगालते में बीजेपी के नेता चाहे जीतते रहे, जनता कमलनाथ जी के साथ है, जनता कमलनाथ जी के साथ खड़ी और स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी। फिलहाल बीजेपी के पास अभी 107 सीटें हैं और उसे अपने दम पर बहुमत के लिए महज 8 सीटें जीतनी है, जबकि कांग्रेस को सत्ता वापसी के लिए क्लीन स्वीप करनी होगी, मतलब सभी 28 सीटें जीतनी होगी, जो फिलहाल तो मुश्किल ही नजर आ रहा है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में प्रचार के मामले में बीजेपी कांग्रेस से आगे दिख रही है। दरअसल बीजेपी ने हाल ही के 3 दिन का महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया। बीजेपी का यह दावा है कि इस अभियान के तहत पार्टी ने करीब 11 लाख परिवारों से सीधे संपर्क साधा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के प्रचार को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने दावा किया है कि पार्टी ने महाजन संपर्क अभियान के तहत अब तक 11 लाख परिवारों से संपर्क साधा है। बीजेपी अपने इस अभियान के तहत उपचुनाव वाले क्षेत्रों के 6000 बूथों तक पहुंची है। बीजेपी अब महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों के 127 मंडलों में सम्मेलन का आयोजन करेगी, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर एक दिन में 2 मंडलों तक पहुंचकर सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर महा जनसंपर्क अभियान चलाकर हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और सहयोग से फहराने का काम किया। कांग्रेस ने बीजेपी के प्रचार अभियान को महज दिखावा बताया है। कांग्रेस का कहना है कि चुनी हुई सरकार को गिराकर बीजेपी ने जो अपराध किया है, जनता उसका जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम अभियान केवल और केवल जुमला बन के रह गए हैं। जमीन पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जमीन पर केवल और केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और प्रदेश की जनता का कांग्रेस के प्रति समर्थन, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। प्रचार को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। अब जनता किसके दावे पर मुहर लगाती है, ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो एक तरफ तैयारी है तो दूसरी तरफ कुछ बाधाएं दोनों तरफ हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख आ चुकी है, लेकिन बीजेपी के अंदर घर का घमासान थम ही नहीं रहा है। मनोज चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद से नाराज चल रहे पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने एक बार फिर अपने समर्थकों को साथ लेकर अपनी ताकत बताई। दीपक जोशी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की, मान सम्मान और बीजेपी में खुद की उपेक्षा की बात रखी। दीपक जोशी के इस कदम को शक्ति प्रदर्शन और आर पार की लड़ाई के मूड के तौर पर देखा गया। इससे पहले भी दीपक जोशी नाराजगी जता चुके हैं और प्रदेश संगठन के साथ साथ राष्ट्रीय संगठन के सामने भी अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई
और इस बार के शक्ति प्रदर्शन करने के लिए वो समर्थकों को साथ लेकर सीएम हाउस तक गए हैं। कार्यकर्ताओं ने उन्हें टिकट देने की मांग फिर दोहराई है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन के जरिए ताकत का एहसास कराने वाले पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा वो खुद कांग्रेस नेताओं से बात कर पार्टी छोड़ने पर विचार कर रहे थे। दीपक जोशी ने कहा कि सिंधिया समर्थकों के आने से वो और उनके कार्यकर्ता असहज थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा, जिसमें हाटपिपलिया सीट से विधायक रहे मनोज चौधरी शामिल हैं। 2018 के चुनाव में दीपक जोशी हार गए थे और इसके बाद दीपक जोशी लगातार बगावती तेवर अपनाए रहे। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी सुधीर ने। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने अपने समर्थकों के साथ आज मुख्यमंत्री निवास में सीएम शिवराज से मुलाकात की। और क्या माना जाए, दीपक जोशी जी हमारे साथ में। सर, ये शक्ति प्रदर्शन था चुनाव से पहले, ताकत दिखाने की कोशिश थी चुनाव से पहले। शक्ति प्रदर्शन का सवाल इसलिए नहीं कि अभी यहाँ आप देखते हैं कि शक्ति प्रदर्शन होता है तो जय जयकार हाहाकार होती। दूसरा, जो कार्यकर्ता थे, जो लोकसभा जो दल सिंधिया समर्थकों के आने के बाद जो स्थिति बनी, बागली विधानसभा में तो नहीं लेकिन हाटपिपलिया विधानसभा में बनी, उससे कार्यकर्ता थोड़ा अपने आप को असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि उनके साथ आए कार्यकर्ता और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य का कहीं कहीं अभाव था, तालमेल का अभाव था। ऐसे दृष्टिकोण में मुझे लगा कि मुझे क्या इस पार्टी में वो चीज़ मिल रही जो जिसके लिए मैं हकदार हूँ। क्या मैं अपने कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ने के लिए योग्य नहीं हूँ? हालांकि उस चीज़ को मैंने पार्टी संगठन तक पहुँचाया, पार्टी संगठन ने उसे माना भी। और आज आप देख रहे हैं कि मैंने सार्वजनिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, कार्यकर्ताओं के समक्ष सबसे पहले कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगी कि जो 3 महीने के दौरान उनको मेरे व्यवहार आचरण के कारण कहीं न कहीं आहत होना पड़ा, संगठन को कहीं आहत होना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे नेता भी हैं, मेरे मार्गदर्शक भी, उन्हें आहत होना पड़ा, तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं। अगर टिकट नहीं तो सम्मान सर किस तरीके से, क्या पार्टी के सम्मान? देखिए, सम्मान की मतलब ये नहीं कि टिकट ही है, टिकट मेरे लिए बहुत वो नहीं है। मेरा कार्यकर्ता और मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मान ये मेरे लिए सर्वोपरि है। कार्यकर्ताओं के आह्वान पर ही आज मैं यहाँ आया हूँ। तो बिल्कुल दीपक जोशी निश्चित तौर पर कहना कि कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। और साफ तौर पर उनका कहना था कि जो दूसरी पार्टी से जो लोग आए, कांग्रेस से जो लोग आए, उनके कारण कार्यकर्ता और वो खुद अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, जिसके बाद में आज मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है तो बाकायदा सम्मान देने की बात उनसे कही गई है। कैमरामैन अमरीश के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखें सामने आ चुकी। बीजेपी कांग्रेस नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह राठौर ने बीजेपी पर जनता के ऊपर चुनाव थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी नेताओं और सिंधिया ने मिलकर जनता पर यह उपचुनाव थोपा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी 28 सीटों पर चुनाव हारेगी। बीजेपी पर तंज कसा कि अभी तक अपने प्रत्याशी तक बीजेपी घोषित नहीं कर पाई, जबकि पहले कहते थे नेताओं की कोई कमी नहीं। कांग्रेस ने 28 में से 24 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को ब्लॉक बताया। कहा कि पार्टी जल्दी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर देगी। भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी ने मिलकर आम जनता के ऊपर जबरदस्ती इन चुनावों को थोपा है। तो जो भी पैसे की बर्बादी, सरकार की, लोगों की, समय की होनी है, उसके लिए जवाबदार यही लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के लिए समर्पित है। जनता विकास के लिए वोट देगी। कांग्रेस ने 1.25 साल में मध्य प्रदेश को दुरावस्था के कगार पर ला दिया था। अशोकनगर में कांग्रेस ने प्रचार तेज किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे के चुनावी दफ्तर का उद्घाटन किया। मीडिया से बातचीत में पीसी शर्मा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आरोप लगाया कि बीजेपी ने वोटों से चुनी हुई सरकार नोटों के बलबूते गिरा दी। पीसी शर्मा ने बीजेपी पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। छिंदवाड़ा के विकास के बहाने कमलनाथ की तारीफ भी की और सिंधिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा सिंधिया लंबे समय से इस क्षेत्र के सांसद रहे, लेकिन यहां कोई काम नहीं हुआ। पीसी शर्मा ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। 15 महीने जिसे कमलनाथ जी कहते हैं 11 महीने को काम करने का मौका मिला और खरीद फरोख्त करके जन्नत को खरीद लिया गया। ये उस जनता के साथ धोखा है जिसने कमलनाथ जी के नाम पर वोट दिया था, कांग्रेस के पंजे पे वोट दिया था और कांग्रेस की सरकार को हटा दिया। न्याय और अन्याय की लड़ाई में
इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में, विकास और विनाश की लड़ाई में। अभी आपने कहा कि बहुत विकास हो गया 4 महीने में। विकास कुछ नहीं हुआ, 5 कुंटल नारियल फूटी है, उनकी गिनती आप कर लेना। सांवेर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनसभा के दौरान अधिग्रहित की गई बसों में डीजल भरवाने को लेकर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। आयोग ने संज्ञान लिया लॉ स्टूडेंट की शिकायत पर। दरअसल 26 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सांवेर में 2400 करोड़ की नर्मदा सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन कर जनसभा को संबोधित किया था, क्योंकि ये कार्यक्रम नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का था। इस सरकारी कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए 600 निजी बसों का इस्तेमाल किया गया था। इन बसों में डीजल डलवाने की व्यवस्था प्रशासन ने की थी। सरकारी कार्यक्रम होने के बाद भी इस पूरे कार्यक्रम में बीजेपी के पदाधिकारी मंच पर मौजूद रहे। इस परियोजना के भूमि पूजन पर अखबारों में विज्ञापन बीजेपी ने दिया, जिसमें विनीत के तौर पर बीजेपी संगठन को दर्शाया गया। इस विज्ञापन को आधार बनाकर लॉ स्टूडेंट जयेश गुरनानी ने चुनाव आयोग को ईमेल के जरिए शिकायत की। इस शिकायत पर चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को जांच करने के लिए निर्देशित किया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, तो भारतीय जनता पार्टी को यह सब खर्च उठाना था, परंतु यह सरकारी खजाने, आपके और मेरे पैसे से यह पूरा खर्च उठाया गया है, जिसकी मैंने शिकायत चुनाव आयोग को करी और चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव को यह आदेश दिया है कि वह उचित कार्रवाई करें। इंदौर के सांवेर उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस की तैयारियां तेज हैं। भाजपा ग्रामीण इलाकों के साथ शहरी इलाकों में विशेष ध्यान दे रही है। 50 पोलिंग बूथ शहरी इलाकों में आते हैं। भाजपा ने हर पोलिंग बूथ की जिम्मेदारी पार्षदों को दी है। चुनाव का सीधा असर नगरीय निकाय चुनाव पर भी पड़ेगा। जिस बूथ पर जितने ज्यादा वोट भाजपा को मिलेंगे, उस बूथ के पार्षद की दावेदारी उतनी मजबूत होगी। कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की बात कही। कांग्रेस को शक है मतदाता सूची में भाजपा उसके शहरी मतदाताओं के नाम में हेरफेर कर सकती है। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि नामांकन से पहले मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन नहीं होगा। स्वाभाविक भारतीय जनता पार्टी लगातार बूथ स्तर पे ही काम करती है। हमारे हर योजना बूथ स्तर पे होती है। कार्यकर्ताओं को नीचे तक कैसे उतार के पार्टी को और कैसे नीचे तक मजबूत किया जा सके इस पे। और अभी चुनाव है। आंगनवाड़ी को जो कार्यकर्ता है, वो जो मतदाता की पर्ची बांटने घर घर जाती है, तो उसमें कहीं मल्टी में है 50 व्यक्तियों की तो नहीं है वहाँ, तो वो संबंधित व्यक्ति को दे देते हैं और वहाँ फर्जी मतदान होता है। तो ऐसा टकराव हमने कहीं जगह देखा है और आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता के साथ हमने एक और अधिकारी को साथ में ड्यूटी लगाई जाए। मतदाता जो सूची है, ये माह फरवरी में इसका अद्यतन हुआ था, उसके बाद से अद्यतन नहीं हुआ है। तो जो भी इस तरह की कंप्लेंट्स हम लोग के पास में आ रही है, उसका बड़ा गंभीरता से हम लोग जाँच करा रहे हैं। फाइनल मतदाता सूची हमारी नॉमिनेशन के एक दिन पहले फाइनल हो। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।